बच्चों, हम लोग अब क्लास 8 के साइंस लेसन 1 का फसल उत्पादन एवं प्रबंध पार्ट 2, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे खाद के लाभ। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि आपका यहाँ तक कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि खाद के लाभ क्या हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं फसल के बारे में, तो फसलों को जो खाद दिया जाता है, तो खाद के हमारे क्या लाभ हैं। तो खाद जो आप लोग देखेंगे कि इसमें ये जो खाद हम मिट्टी में जब डालते हैं तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ आप लिख सकते हैं कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। ये जो मिट्टी में जब डाला जाता है, कोई पौधा है आप लिए हैं, ये मान लीजिए कि पौधा हो गया, ये जड़ें हो गई, पत्तियां हो गई, पत्ती हो गई, तो इससे मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है। खाद से ये लाभ है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि इससे मिट्टी भुरभुरी होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है। तीसरा लाभ हम लिख सकते हैं कि इससे जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं, यानी जो हम कहते हैं कि आपके मिट्टी में कुछ फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि खाद में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो छोटे जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि इससे लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि होती है। चौथा नंबर हम बता सकते हैं, इसे जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है, उनकी जो संरचना है, उसका जो कंपोजिशन है, मिट्टी का जो फसलों के लिए जो अति आवश्यक चाहिए जो पोषक तत्व, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का गठन में सुधार हो जाता है। मिट्टी के गठन में सुधार हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं खाद के क्या लाभ हैं। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है खाद के लाभ में। इससे लाभकारी जीवाणुओं की भी वृद्धि होती है। मिट्टी के गठन में सुधार हो जाता है। तो ये हमारे फसलों के लिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं, जो हमको खाद से प्राप्त हो जाता है। आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं आप लोग फसलों को वृद्धि होने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे जिसको हम सिंचाई कहते हैं।
खेतों में अगर हम पानी देते हैं, फसलों को पानी लगाते हैं खेतों में, या जिस विधि से हम पानी अगर फसलों तक पहुंचाते हैं तो उस विधि को हम कहते हैं सिंचाई। अगर सिंचाई की एक परिभाषा देनी चाहें तो हम दे सकते हैं कि अगर हम फसलों को किसी तरीके से उनको पानी दें या पानी का प्रबंध करें उनके लिए, तो उसे हम कहते हैं सिंचाई। और जानते ही हैं कि जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है आपका जल। तो जल की पूर्ति पौधों में जो कराया जाता है, फसलों को कराया जाता है, वो सिंचाई बोली जाती है। तो हम सिंचाई के बारे में अब अध्ययन करेंगे कि सिंचाई हम किसे कहते हैं। तो आइए देखें हम सिंचाई किसे कहते हैं, और आज सिंचाई के तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं। सिंचाई के तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं, तो देखा जाता है कि पहले तो हम लोग ये देख लें कि किसे हम कहेंगे सिंचाई। सिंचाई किसे कहेंगे? सिंचाई सिंचाई किसे कहेंगे? तो निश्चित समयांतराल पर खेतों में जो जल दिया जाता है, लिख सकते हैं कि निश्चित समयांतराल निश्चित समयांतराल पर पौधों या फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। तो अब थोड़ा सिंचाई के हम लोग स्रोत देखें। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? सिंचाई के स्रोत क्या हैं? तो सिंचाई के स्रोत में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करें। सिंचाई के स्रोत जो हैं, पहले के जो होते थे, पहले के अगर आप देखे होंगे या पढ़ेंगे कि पहले के कुओं से, फिर आपका तालाबों से, नदियों से, ये जो है स्रोत हुआ करते थे, उनसे जो है फसलों की सिंचाई की जाती है। नहर से देखे होंगे कि नदियों से पानी निकाल के नहरों में डाल के खेतों की सिंचाई होती है। कुओं से होता है, तालाब से होता है। तो ये सिंचाई के अनेक साधन थे। आज जो है सिंचाई के साधन बदल चुके हैं। तो थोड़ा लिख दिया जाए इसके स्रोत क्या हैं, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। कुआं हो गया, जलकूप हो गया, तालाब झील हो गए, ये जो है आपके सिंचाई के साधन हो गए। नदियां हो गई, बांध भी हो जाएंगे, झील हो गया, नदी हो गई, बांध हो जाएगा, ये सब जो है आपके सिंचाई के स्रोत में गिने जाते हैं। सिंचाई के स्रोत हो गए। और अब हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है आप लोग कुएं पढ़ चुके हैं, जलकूप पढ़ चुके हैं, तालाब झील पढ़ चुके हैं, नदी है, बांध है इत्यादि। ये जो है सिंचाई के स्रोत हैं। और सिंचाई के स्रोतों का जो आधार अगर देखा जाए तो सिंचाई के स्रोत के दो आधार थे। पहले तो बहुत से हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सिंचाई के स्रोत में है
मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है। एक कुएं से, ढेकली से पहले के लोग पानी निकालते थे। रहट, रहट के द्वारा अनेक आपके परंपरागत साधन हुआ करते थे। लेकिन आज जो है यह सिस्टम बदल चुका है। आज जो है अलग ढंग से आपका पानी दिया जाता है फसलों के लिए, यानी जो सिंचाई की जाती है। तो हम देखेंगे कि सिंचाई के जो स्रोत तो अनेक पड़े, अब आधुनिक विधियां और परंपरागत हम डाल सकते हैं। सिंचाई के स्रोत के प्रकार हम दे सकते हैं। सिंचाई के स्रोत के प्रकार, सिंचाई की विधि में लिख सकते हैं। एक आपका हो जाएगा आधुनिक, एक परंपरागत और एक हो जाएगा आधुनिक। तो परंपरागत क्या है, आधुनिक क्या है? पहले के लोग जैसे सिंचाई करते आए हैं, अगर उसी तरह की सिंचाई हो रही है, जैसे मान लीजिए कुओं से, तालाबों से, झीलों से, तो वो परंपरागत में गिने जाएंगे। ये सब आपके परंपरागत हैं। आधुनिक में आपका ये जो बना है, ये भी आपके दो टाइप का है। आधुनिक में भी दो टाइप का है। क्या इसे कहेंगे हम? तो एक है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। एक है छिड़काव तंत्र और एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र क्या है? ये आधुनिक विधियां में आती हैं और सबसे मेन इसका मकसद है, ये जो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र यानी आधुनिक में सिंचाई में, इससे यह लाभ है कि सबसे हम कम पानी में अच्छे तरह से फसलों की सिंचाई की जाती है। और छिड़काव में और ड्रिप तंत्र में क्या है? तो छिड़काव में यह है कि कुछ ऐसे फसल होते हैं, बोया जाता है तो पाइपों द्वारा खेतों में पाइप लगा दिए जाते हैं, मेन पाइप, उससे जो अनेक छोटे पाइपों द्वारा फसलों के ऊपर स्प्रे टाइप का बना दिया जाता है और स्प्रे होता रहता है। उसकी पत्तियों पर हमेशा जो है पानी गिरता रहता है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि एक टाइप से बारिश होता रहता है फसलों पर, तो उसको हम कहते हैं छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में भी कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी और फसलों के ही ऊपर केवल पानी गिरेगा, तो छिड़काव तंत्र में हो जाते हैं। ड्रिप तंत्र वह तंत्र जिसमें बूंद बूंद करके जड़ों में पानी डाला जाता है, तो उसको हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये भी पाइपों द्वारा जोड़ा जाता है और प्रत्येक पौधे के जड़ों में बूंद बूंद करके, ड्रिप का मतलब होता है बूंद, जल की बूंदें, तो उस टाइप से जो है पानी बूंदों के रूप में उनके जड़ों में गिरता रहता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रिप तंत्र। ये जो है इस टाइप से आपका सिंचाई की दो विधियां हो गई मुख्य रूप से, जो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र के बारे में पढ़ा। अब छिड़काव तंत्र और जो ड्रिप तंत्र है, ये किस लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? छिड़काव तंत्र का उपयोग हम कहाँ करेंगे? जब खेत जो है असमतल हो, वहां पर हम छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। और ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे बागीचा है, ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर बागीचा हो, उसके जड़ों में पाइप द्वारा सेटिंग कर दी जाती है और केवल पौधों की जड़ों में ही ये बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, यानी सिंचाई होती रहती है, तो वहां पर उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोनों का उपयोग है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र।
अब हम चलते हैं, ये 2 विधियां रही खरपतवार से सुरक्षा। एक और है आपका टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार फसलों में जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि खरपतवार, यहाँ से मिटा दे रहे हैं इसको, और खरपतवार के बारे में जान जाए। फसलों के साथ, यहाँ लिख सकते हैं फसलों के साथ अनावश्यक पौधों, जो पौधे उगाते हैं, जो पौधे उग आते हैं, जो पौधे उगाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। ये आपके हो गए खरपतवार के। अब इनका हमको खरपतवार से फसलों की सुरक्षा करना है। कैसे हम फसल से खरपतवार को अलग करेंगे? तो खरपतवार से फसलों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? तो खरपतवार से फसलों की सुरक्षा। खरपतवार से फसलों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? तो खरपतवार से फसलों की सुरक्षा हम 2 प्रकार से करते हैं। एक है आपका निराई गुड़ाई करके, श्रम करके, मजदूर या जिसका खेत है, जो फसल लगाया है मजदूरों से, यानी उसमें से जो बेकार पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हम फसलों को निकाल लें, तो उसे एक तरीका यह हो गया निराई गुड़ाई द्वारा। निराई गुड़ाई द्वारा। और एक हो जाएगा खरपतवार नाशी का रासायनिक दवाओं का उपयोग करके। खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करके। खरपतवार नाशी रासायनिक दवाओं का उपयोग करके। रा का मतलब रासायनिक, द का मतलब दवाओं का उपयोग करके। खरपतवार नाशी, रा का मतलब रासायनिक, द का मतलब दवाओं का उपयोग करके। तो रासायनिक दवाओं का उपयोग करके हम खरपतवार से फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। खरपतवार नाशी में आपका 2,4-D है, इसका हम देख सकते हैं 2,4-D के नाम से आता है। और भी बहुत सी इसकी दवाएं हैं जो खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा खरपतवार है उस हिसाब से दवाएं डाली जाती हैं फसलों में। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कटाई। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है। आप देख चुके हैं खरपतवार क्या है? फसलों के साथ अनावश्यक जो पौधे उगाते हैं
उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इनसे फसलों की सुरक्षा दो प्रकार से कर सकते हैं, निराई गुड़ाई द्वारा और दूसरा है खरपतवार नाशी का उपयोग करके। अब इसके बाद जब खरपतवार निकल जाते हैं, फसल तैयार हो जाती है, तो अब आवश्यकता पड़ती है कटाई की। कटाई किसे कहते हैं, एक हम परिभाषा देना चाहें। कटाई तो फसलों को हम यदि खेतों से अलग कर लेते हैं, उनके तना सहित अनाज सहित उनको अलग कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कटाई। तो फसलों को खेतों से उनके तना सहित अलग कर लेना कटाई हो गया। तो कटाई के बाद कटाई जो अनेक प्रकार से की जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर श्रम है, मजदूर कर रहे हैं, तो आपके हसुआ द्वारा और भी यंत्र हैं उसके द्वारा। और बहुत बड़े खेतों की कटाई करनी है तो आजकल आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं काटने के लिए, या उससे बड़ी अधिक खेतों को काटना है, अधिक फसलों काटना है बड़े क्षेत्र को, तो आपका हार्वेस्टर है। अनेक साधन उपलब्ध हो चुके हैं। और इसके बाद कटाई के बाद आपका आ जाता है भंडारण। एक विनोइंग है, देख सकते हैं आप। विनोइंग क्या है, थ्रेसिंग क्या है, थोड़ा इसका कटाई के अंतर्गत आ सकता है। थ्रेसिंग क्या है, तो थ्रेसिंग जो है फसलों को थ्रेसिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको हम परिभाषा दे दे रहे हैं। कटाई किसे कहते हैं, तो फसल को खेत यानी क्षेत्र से अलग करना अनाज प्राप्त करने के लिए। अनाज प्राप्त करने के लिए, ये आपका अनाज प्राप्त करने के लिए ये हो जाएगा अलग करना, कटाई कहते हैं। कटाई कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग फसलों की डंडियों से या पौधों को मतलब अनाज के पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और इसको थ्रेसिंग देखे होंगे, नाम है थ्रेसर। थ्रेसर जो है यही काम करता है, थ्रेसिंग का। पौधों की डंडियों से अनाज को अलग कर देता है। तो ये आप जान चुके हैं थ्रेसिंग के बारे में कि पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भंडारण के बारे में। और फिर आप लोग देख सकते हैं भंडारण किसे कहते हैं, बहुत प्रमुख चीज है भंडारण। तो जब हम फसल से अनाज को प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे प्रमुख बात यही रहती है कि हमको वह वर्षों तक उसका उपयोग करना है। तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो उसका उपयोग हम भंडारण के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी अनाज को सही ढंग से रखने की प्रक्रिया ही भंडारण कहलाती है। और भंडारण आपके
अधिक गोदाम बनाए जाते हैं और भी सिस्टम है, जो जैसा है किसान अपने हिसाब से भंडारण का व्यवस्था करता है। तो भंडारण में आप यही जानेंगे, और अधिक दिन भंडारित अनाजों को करने के लिए जैसे चूहों से और भी बचाने के लिए जो उसमें लग जाते हैं, अनाज में अनेकों छोटे जीवाणु लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं, उनसे बचाने के लिए अनेक दवाएं मिलती हैं, डाली जाती हैं, और इस तरह जो है अनाज का भंडारण किया जाता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि भंडारण जो है क्या है। तो भंडारण जो है फफूंद है, जीवाणु है, और भी जंतु हैं जैसे आपके चूहे हैं, इनसे बचाने के लिए, इनसे बचा कर रखने के लिए और अपना जो है वर्षों तक चलाने के लिए अनाज को आपका भंडारण कहलाता है। और हम देख चुके हैं अब कि भंडारण क्या है। अब जंतुओं से भोजन, अभी तो हम लोगों ने फसलों से भोजन प्राप्त किया, अब जंतुओं से भोजन कैसे हम जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं के मांस है, उनका दूध है, अंडे हैं, अनेक जंतुओं के हम लोग लेते हैं। तो इस तरह जो जंतुओं से भी भोजन हम प्राप्त करते हैं और आपका फसल से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपका पाठ रहा, और अब जो है हम अगले पार्ट में अगला अध्याय अध्ययन करेंगे। बंद हो गया ना।